आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चिंता जगाने वाली रणनीति पर गहरी नजर डालने वाले हैं। ये हाल ही में दिल्ली और श्रीनगर में हुई कुछ घटनाओं के बाद चर्चा में आई है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक ऐसी अवधारणा की बात करते हैं जिसे ऑपरेशन 300 सेकंड कहा जा रहा है, या भारत की 5 मिनट स्ट्राइक विंडो। अब ये सुनने में किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता तो है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सच में हो सकता है कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर किसी भी हवाई हमले को न सिर्फ रोका जाए बल्कि दुश्मन को एक ऐसा जवाब दिया जाए जो उसे पूरी तरह से पंगु बना दे? चलिए आज इस पूरी अवधारणा को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये कि ये सिर्फ बेहतर मिसाइलां या तेज लड़ाकू विमानों की दौड़ नहीं है। स्रोत इस पूरी फिलॉसफी को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमें समझना होगा। इसका मतलब है एक ऐसी जंग जहां असली ताकत अलग अलग हथियारों में नहीं बल्कि सैटेलाइट्स, रडार, फाइटर जेट्स और जमीनी सिस्टम के एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े होने में है। तो आज के हमारी चर्चा का मिशन इस 300 सेकंड की उल्टी गिनती को समझना है। हम स्रोतों में दिए गए विवरण के आधार पर देखेंगे कि ये पूरा चक्रव्यूह, ये पूरा ऑर्केस्ट्रा कैसे काम करता है, कदम दर कदम। तो चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए सीमा पे कुछ गड़बड़ होती है, घड़ी की सुई टिक टिक करना शुरू करती है। स्रोतों के अनुसार वो पहला किल स्विच कैसे दबता है, सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में। पहले 10 सेकंड के अंदर भारत के जो सैन्य निगरानी सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें इन दस्तावेजों में तीसरी आंख का नाम दिया गया है, वो सीमा पार किसी भी संदिग्ध हरकत को तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कि कोई मिसाइल लॉन्च या फाइटर जेट का टेक ऑफ। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी एयरबेस से एक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। ये सैटेलाइट्स उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर को तुरंत पहचान लेते हैं। ये जानकारी एक पल की भी देरी के बिना एक सिक्योर लिंक से। हाँ बिल्कुल, एक हाई सिक्योरिटी इंक्रिप्टेड डेटा लिंक के जरिए जमीन पर मौजूद हमारे कमांड सेंटर को भेज दी जाती है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या ISCS। ISCS स्रोतों में इसे भारत की रक्षा प्रणाली का डिजिटल दिमाग या नर्वस सिस्टम भी कहा गया है। तो ये सिर्फ एक बड़ा सा कंप्यूटर रूम नहीं है, है ना? इसका असली काम क्या है? बिल्कुल नहीं, ये वो जगह है जहां सारा डेटा आकर एक तस्वीर बनाता है। अगले 20 सेकंड में, मतलब कुल 30 सेकंड के अंदर, ISCS के जो AI सिस्टम्स हैं वो उस सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करते हैं। अच्छा। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कुछ हुआ है, बल्कि ये पता लगाते हैं कि क्या हुआ है। क्या ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है या कोई सबसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर कोई F-16 जैसा लड़ाकू विमान। और इसकी रफ्तार, दिशा, निशाना, सब कुछ। उसकी रफ्तार क्या है, वो किस दिशा में बढ़ रहा है और उसके फ्लग पाथ के हिसाब से उसका संभावित निशाना क्या हो सकता है, ये सब कुछ सेकंडों में तय हो जाता है और संबंधित एयर डिफेंस ऑपरेटर की स्क्रीन पर एक बड़ा सा लाल अलर्ट चमकने लगता है। यानी 30 सेकंड में हमें न सिर्फ खतरे का पता चल जाता है बल्कि उसकी पूरी कुंडली हमारे सामने होती है। इसके बाद रक्षा की पहली दीवार क्या है? एक्शन कहाँ शिफ्ट होता है? एक्शन जमीन पर शिफ्ट होता है। अगले 30 सेकंड में, यानी कुल 60 सेकंड पूरे होने तक, कमांड सेंटर से ऑथोराइज का सिग्नल मिलते ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां सक्रिय हो जाती हैं। इनके शक्तिशाली फेज्ड एरे रडार बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप उस खतरे पर लॉक ऑन कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली? जी हाँ, ऑटोमेटिकली। इन दस्तावेजों में जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ये रडार 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के F-16 या मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता रखते हैं। 400 किलोमीटर? ये तो बहुत बड़ी दूरी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ बचाव नहीं है। जिस वक्त हम अपनी ढाल उठा रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारी तलवार भी चल रही होती है। सही है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ बचाव नहीं बल्कि एक साथ हमला भी है। स्रोत इसे ऑपरेशन ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जो अगले 30 सेकंड में यानी कुल 90 सेकंड के अंदर पूरा होता है। अच्छा, जिस वक्त S-400 अपना काम करवा रहा है, ठीक उसी वक्त जमीन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और हवा में मौजूद सुखोई Su-30 MKI, जिन पर खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लगे होते हैं। बिल्कुल, वो दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम पर जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक हमला करते हैं। इसे जैमिंग कहते हैं। 1 मिनट रुकिए,
जैमिंग, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? क्या स्क्रीन पर बस स्टैटिक आ जाता है या इससे भी कुछ ज्यादा होता है? एक दुश्मन पायलट के लिए ये कैसा अनुभव होगा? ये सिर्फ स्टैटिक से कहीं ज्यादा भयानक है। सरल भाषा में कहें तो पाकिस्तान के सारे रेडार अंधे हो जाते हैं। जो जानकारी हमारे सामने है उसके मुताबिक उनके पायलटों को अपनी स्क्रीन पर सिवाय सफेद शोर के कुछ नहीं दिखता। कुछ भी नहीं? या इससे भी बुरा, उन्हें झूठे सिग्नल भेजकर गुमराह किया जा सकता है। उन्हें लग सकता है कि उनकी तरफ 20 विमान आ रहे हैं, जबकि असल में सिर्फ 4 होते हैं। अच्छा। उनके कमांड सेंटर से उनका रेडियो संपर्क टूट जाता है। हर चैनल पे सिर्फ शोर होता है। 90 सेकंड के अंदर दुश्मन पूरी तरह से बहरा और अंधा हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि हमला कहाँ से हो रहा है और उसे करना क्या है। और एक बार जब आप दुश्मन की आंखें फोड़ देते हैं, तब आप अपना अदृश्य जाल बिछाते हैं, जिसे स्रोत एयर डोमिनेंस बबल कहते हैं। एयर डोमिनेंस बबल, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये एक अदृश्य जाल है जिसे 3 योद्धा मिलकर बनाते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। नेत्रा, राफेल और सुखोई Su-30 MKI। ये तो किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह लग रहा है, जहां सैटेलाइट्स, रडार और फाइटर जेट सब मिलकर एक ही धुन पर काम कर रहे हैं। एक भी इंस्ट्रूमेंट छूका तो सब गड़बड़ हो सकता है। बेहतरीन एनालॉजी है। और इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है नेत्रा, जो एक AWS विमान है। उसे आसमान की आंख कहा गया है। ये एक उड़ता फिरता कमांड सेंटर है। इसका 360 डिग्री रडार दुश्मन को तब भी साफ साफ देख रहा होता है जब दुश्मन का अपना रडार पूरी तरह से जैम हो चुका हो। अब नेत्रा उस अंधे हो चुके F-16 की सटीक लोकेशन, स्पीड और ऊंचाई का डेटा सीधे पास में ही उड़ रहे राफेल फाइटर जेट को भेजता है। और राफेल को इन दस्तावेजों में खामोश शिकारी कहा गया है। क्यों? क्योंकि राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो खुद अपना रडार बंद करके, यानी साइलेंट मोड में शिकार कर सकता है। रडार बंद करके? जी, वो अपने पैसिव इंफ्रारेड सिस्टम से सिर्फ दुश्मन के जेट इंजन की गर्मी से उसे पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि दुश्मन के पायलट को आखिरी पल तक पता भी नहीं चलता कि वो निशाने पर है, क्योंकि उसके विमान में कोई रडार वार्निंग रिसीवर बजेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। फिर राफेल 150 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली अपनी मीटियोर मिसाइल फायर कर देता है। और स्रोत कहते हैं कि इस मिसाइल से बचना F-16 के लिए लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन, ये बहुत बड़ा दावा है। क्या दुश्मन के पायलट के पास कोई भी जवाबी कार्रवाई का विकल्प नहीं होता, जैसे फ्लेयर्स या चैफ छोड़ना? आपका सवाल बहुत जायज है। नामुमकिन एक बहुत मजबूत शब्द है, लेकिन इसके पीछे की जो तकनीक है वो इसे सही ठहराती है। पारंपरिक मिसाइलों के उलट मीटियोर में एक रैमजेट इंजन लगा है। रैमजेट इंजन? इसका मतलब है कि ये अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर धीमी होने की बजाय और तेज हो जाती है। तो जब F-16 का पायलट मिसाइल को आते देख उसे चकमा देने की कोशिश करेगा, मिसाइल अपनी रफ्तार और बढ़ा लेगी। बिल्कुल। और फ्लेयर्स या चैफ भी इसके एडवांस सीकर हेड के सामने ज्यादा कारगर नहीं होते। इसीलिए स्रोत इतने विश्वास से कहते हैं कि F-16 का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई हवाई खतरे को खत्म करने की बात, उससे एक विमान की। लेकिन इस रणनीति का उद्देश्य सिर्फ एक विमान गिराना तो नहीं है, या उन ठिकानों को भी तबाह करने के लिए है जहां से ये हरकत शुरू हुई थी। बिल्कुल, हमलावर को खत्म करना आधा काम है, जहां से हमला शुरू हुआ उस स्रोत को खत्म करना पूरा काम है। और यहीं पर तबाही का बाहुबली यानी सुखोई Su-30 MKI मैदान में आता है। इस रणनीति का जो खाका पेश किया गया है उसके अनुसार सुखोई को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं है। वो भारतीय सीमा के अंदर रहते हुए ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दाग सकता है। ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जी, जो आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज है। ये 500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस के हैंगर या बंकर को मिट्टी में मिला सकती है। और राफेल भी इस काम में भूमिका निभा सकता है ना, स्कैल्प मिसाइल के जरिए। इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, राफेल अपने स्कैल्प मिसाइल से भी यही काम कर सकता है। दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। ब्रह्मोस अपनी अविश्वसनीय रफ्तार पर निर्भर करती है। दुश्मन के एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिलता। अच्छा। वहीं स्कैल्प एक सबसोनिक स्टेल्थ मिसाइल है। ये बहुत नीचे जमीन से चिपक कर उड़ती है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती और चुपके से जाकर अपने टारगेट को तबाह कर देती है। तो मतलब आपके पास 2 विकल्प हैं?
हाँ, या तो दरवाजा तोड़कर अंदर जाओ या खिड़की से चुपके से। नतीजा एक ही है, 5 मिनट के अंदर ना सिर्फ हमला नाकाम होता है बल्कि दुश्मन की कई मुख्य साइटों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल मन में आता है जिसका जिक्र स्रोतों में भी है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस इस 30 सेकंड के सुनियोजित प्रहार के सामने कितनी देर टिक सकता है? और उनका जवाब भी बड़ा चौंकाने वाला है, शायद कुछ सेकंड भी नहीं। ऐसा क्यों? इसका जवाब उसी शब्द में छिपा है जिससे हमने शुरुआत की थी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। पाकिस्तान की रणनीति शायद इस पर टिकी हो कि उनके लड़ाकू विमान S-400 को कैसे भेदें, लेकिन स्रोत कहते हैं कि वो S-400 की रेंज में आने से बहुत पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम द्वारा अंधे कर दिए जाएंगे। तो असली ताकत अलग अलग हथियारों में नहीं है? नहीं, असली ताकत है सैटेलाइट मतलब आंख, IACCS मतलब दिमाग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मतलब मायाजाल, S-400 यानी ढाल, और राफेल सुखोई यानी तलवार। इन सबके एक अदृश्य डेटा लिंक से एक साथ एक लय में काम करने में है। ये इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन के कमांडरों को स्थिति को समझने और कोई जवाबी फैसला लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो रणनीति सिर्फ एक विमान को गिराना नहीं, बल्कि दुश्मन के पूरे कमांड और कंट्रोल सिस्टम को सोचने का मौका दिए बिना ही ध्वस्त कर देना है। यहाँ कुछ और खास तकनीकों का भी जिक्र है जो इसे और भी खतरनाक बनाती हैं। एक है स्ट्रेटेजिक डेटा ओवरराइड। ये तो सुनने में ही किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है। और ये उतना ही दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान के कमांड सेंटर अपने एयर डिफेंस को कोई आदेश भेजते हैं, जैसे मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार रहो, हाँ, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उस सिग्नल को बीच में ही पकड़कर एक झूठा आदेश डाल देते हैं, जैसे स्टैंड बाय एंड होल्ड पोजीशन। जरा सोचिए, जमीन पर मौजूद ऑपरेटर को अपने ही कमांड सेंटर से रुकने का आदेश मिल रहा है। बिल्कुल, इस गड़बड़ी को समझने में ही दुश्मन को कई मिनट लग जाएंगे और तब तक भारत का हमला पूरा हो चुका होगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आप दुश्मन के कमांड को ही इस तरह ओवरराइड कर सकते हैं, तो लड़ाई मशीनों और एल्गोरिदम के बीच सिमट जाती है। इसमें इंसानी सूझबूझ की जगह कहाँ बचती है? ऐसा लगता है कि कमांडर अपनी ही जंग में एक दर्शक बनकर रह गया है। ये इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद डरावना पहलू है। एक और तकनीक है ऑपरेशन स्कैन लॉक। इसमें भारत के सैटेलाइट्स सीमा के अंदर मौजूद दुश्मन के सैन्य ठिकानों का एक रियल टाइम 3D मॉडल तैयार करते हैं। रियल टाइम 3D मॉडल? जी, इस मॉडल में हर गाड़ी, हर फ्यूल ट्रक और हर मिसाइल लॉन्चर की हरकत लगातार रिकॉर्ड होती है, और ये लाइव डेटा सीधे सुखोई और राफेल के कॉकपिट में भेजा जाता है ताकि ब्रह्मोस और स्कैल्प से बिल्कुल सटीक निशाना लगाया जा सके। तो ये दिखाता है कि जंग अब मैदान से ज्यादा डेटा और नेटवर्क पर लड़ी जा रही है। सही कहा। तो अंत में इन 300 सेकंड के बाद युद्ध का मैदान कैसा दिखता है? स्रोतों के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या होता है? जो तस्वीर पेश की गई है उसके अनुसार नतीजा ये होता है कि दुश्मन का F-16 हवा में नष्ट हो जाता है। जिस कमांड सेंटर से उसे आदेश मिला था, उसे ब्रह्मोस या स्कैल्प मिसाइल तबाह कर देती है। पाकिस्तान का पूरा कमांड स्ट्रक्चर दिशाहीन हो जाता है, उनके कम्युनिकेशन जैम हो जाते हैं, रडार अंधे हो जाते हैं, पायलटों और कमांड सेंटर के बीच अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि हर चैनल पर सिवाय शोर के कुछ नहीं सुनाई देता। उन्हें ये समझने में ही घंटों लग सकते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो इसका कुल मतलब क्या है? इस 5 मिनट स्ट्राइक विंडो का असली मकसद क्या है? यहाँ स्रोत का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इस रणनीति का असली मकसद जंग जीतना नहीं है, बल्कि जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना। बिल्कुल, ये दुश्मन के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का हथियार है। ये उसे ये बताने का तरीका है कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया तो भारत का जवाब इतना तेज, इतना समन्वित और इतना विनाशकारी होगा कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसे ही स्रोत एस्केलेशन डोमिनेंस कहते हैं। जी, यानी तनाव बढ़ाने की हर सीढ़ी पर आपका प्रभुत्व होना। ये दुश्मन के लड़ने के हौसले को पहले 300 सेकंड में ही तोड़कर रख देने की रणनीति है। तो आज हमने एक ऐसी सैन्य रणनीति के परतों को खोला जो सैटेलाइट डिटेक्शन से लेकर मिसाइल स्ट्राइक तक सिर्फ 300 सेकंड के अंदर पूरी होती है। ये आधुनिक युद्ध की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां पुराने जमाने की तरह सैनिकों की संख्या या टैंकों की गिनती से ज्यादा निर्णायक है डेटा, नेटवर्क और रफ्तार। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। ये स्रोत तकनीक और रणनीति पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं,
जिसमें एक हाइपर एफिशिएंट, लगभग स्वचालित रक्षा और हमले की प्रणाली दिखाई देती है। जैसा कि हमने बीच में बात की थी, ये आगे सोचने के लिए गंभीर सवाल खड़ा करता है। भविष्य में जहां लड़ाइयों का फैसला मिनटों या सेकंडों में ऐसे स्वचालित सिस्टम से हो सकता है, वहां किल स्विच एक्टिवेट हो जाने के बाद इंसानी सूझबूझ और तनाव कम करने यानी डी-एस्केलेशन की गुंजाइश कहां बचती है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक बार 300 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई तो उसे कोई इंसान रोक नहीं पाएगा? 12 गीगाहर्ट्ज तथा 24 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक चकाचौंध भरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमला शुरू करते हैं। इसके साथ ही सुखोई के विशेष ईडब्ल्यू पॉड सक्रिय हो जाते हैं और पाकिस्तान के राडारों पर इतनी जोरदार जैमिंग भेजना शुरू करते हैं कि पाकिस्तान की स्क्रीनें कुछ ही सेकंड में सफेद शोर से भर जाती हैं। पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी एक दूसरे को देखते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। उनके सामने किसी विमान की लोकेशन नहीं, किसी मिसाइल का पता नहीं, बस स्क्रीन पर बर्फ जैसा शोर। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। भारत के नेत्रा विमान ने F-16 की सटीक लोकेशन पकड़ ली थी, क्योंकि जैमिंग सिर्फ पाकिस्तान के रडार को अंधा करती है, नेत्रा को नहीं। और जैसे ही नेत्रा ने लोकेशन राफेल को भेजी, राफेल ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी मिटियोर मिसाइल लोड की। यह मिसाइल केवल लॉन्च नहीं होती, यह अपने टारगेट का पीछा करती है, उसे दबोचने तक छोड़ती नहीं। पाकिस्तान का F-16 जैसे ही हवा में उठा, उसे अभी यह भी पता नहीं था कि उसका अंत सिर्फ 40 सेकंड दूर है। भारत के कंट्रोल रूम में एक अधिकारी ने शांति से कमांड दी, फायर। और इसी कमांड ने पाकिस्तान की उस रात की नींद हमेशा के लिए हराम कर दी। मिटियोर मिसाइल राफेल के पंखों से अलग होकर सिर्फ 2 सेकंड में सुपरसोनिक हो गई। 10 सेकंड में उसने अपने टारगेट को लॉक कर लिया और अगले 20 सेकंड में पाकिस्तान का वह F-16 आसमान में एक चमक के साथ फट गया। यह वह क्षण था जब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि भारत अब वह मुल्क नहीं है जो किसी खतरे को आने का इंतजार करे। लेकिन भारत का जवाब यहीं खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत का 300 सेकंड का स्ट्राइक सिस्टम सिर्फ एक विमान गिराने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को जड़ से हिलाने के लिए बना था। ब्रह्मोस लॉन्चर एक्टिव हो चुके थे, सुखोई अपनी पोजीशन ले चुका था और नेत्रा युद्ध क्षेत्र की हर धड़कन पकड़ रहा था। पाकिस्तान की वायु रक्षा के पास न कोई जवाब था, न कोई समय, न कोई क्षमता। भारत ने यह तय कर लिया था कि यह हमला न सिर्फ जवाब होगा, बल्कि भविष्य के हर हमले पर लगाम लगाने वाला संदेश होगा। पाकिस्तान की उस रात की खामोशी उसके आने वाले कई वर्षों के डर की कहानी बनने वाली थी। भारत के 300 सेकंड स्ट्राइक सिस्टम का दूसरा चरण उस समय शुरू हो चुका था जब पाकिस्तान अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी एयर डिफेंस इतनी आसानी से कैसे ढह गई और उसके सबसे भरोसेमंद F-16 में से एक बिना चेतावनी के कैसे आसमान में फट गया। पाकिस्तान का पूरा कमांड स्ट्रक्चर उस दिन अव्यवस्थित हो चुका था, क्योंकि जिस सिस्टम पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी सिस्टम को भारत ने सबसे पहले नष्ट या निष्क्रिय कर दिया था। यह कोई साधारण सैन्य कदम नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि भारत के पास न सिर्फ मजबूत हथियार हैं, बल्कि वह अगले स्तर की जंग लड़ने की क्षमता हासिल कर चुका है। F-16 के गिरते ही पाकिस्तान की सैन्य रेडियो लाइनों पर अचानक अफरा तफरी मच गई। कमांड सेंटर से लगातार पायलटों और रडार ऑपरेटरों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर चैनल में सिर्फ वही जली हुई आवाजें और टूटे हुए शोर थे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के कारण पैदा होते हैं। जैमिंग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तानी रडार सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट तक नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ भारत अब युद्ध क्षेत्र पर पूरी तरह हावी हो चुका था। नेत्रा एवक्स की ऊंचाई लगभग 30,000 फीट थी और वहां से उसका 360 डिग्री रडार पाकिस्तान की सीमा के अंदर तक हर हरकत को स्कैन करता जा रहा था। जो भी चीज हवा में उठ रही थी, नेत्रा तुरंत पकड़ लेता था और उसका डेटा रियल टाइम में भारत के कंट्रोल रूम में और साथ ही राफेल सुखोई के कॉकपिट में पहुंच जाता था। नेत्रा का यही रोल उसे युद्ध क्षेत्र का असली संचालक बनाता है। वह सिर्फ आंख नहीं, बल्कि वह दिमाग भी है जो हवा में उड़ते हर खतरे का आकलन करता है। इसी बीच भारत की जमीनी यूनिट्स ने पाकिस्तान की सीमा के करीब मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रकों को और ज्यादा पावर लेवल पर चलने का आदेश दिया। इन ट्रकों का काम सिर्फ जैमिंग नहीं था, बल्कि दुश्मन को इतना भ्रमित कर देना था कि वह यह भी नहीं जान सके कि असली खतरा किस दिशा से आ रहा है। वे पाकिस्तान के रडार स्क्रीन पर झूठे टारगेट भेज रहे थे, कुछ ऐसी लोकेशन दिखा रहे थे जहां कोई विमान था ही नहीं। पाकिस्तान के ऑपरेटरों को लगता कि भारत की तरफ से 20 विमान आ रहे हैं, जबकि असल में वहां सिर्फ 4 थे। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम तब पैदा होता है जब सैटेलाइट आधारित डेटा और जमीनी स्तर की जैमिंग दोनों मिलकर दुश्मन को पूरी तरह पंगु बना देते हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस अचानक अंधे हो चुके थे।
मारगल्ला, सरगोधा, मिस्सूवाल, मुर्शिदाबाद, जैकबाबाद, इन सभी ठिकानों पर सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ मिसाइल यूनिट्स को आदेश मिला था कि तुरंत सक्रिय हों, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्टिवेट होने की कोशिश की, भारत के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने उनकी गाइडेंस सिस्टम को लॉक कर दिया। मिसाइल लॉन्च हो जाती तो वह गलत दिशा में चली जाती या फिर अपनी जगह ही फट जाती। भारत यह पूरी तरह से समझ चुका था कि पाकिस्तान के सिस्टम को अंदर से कैसे तोड़ना है। इसी पर भारत ने एक और कदम बढ़ाया। यह था स्ट्रेटेजिक डेटा ओवरराइड तकनीक। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान के कमांड सेंटर अपने एयर डिफेंस को आदेश भेजते हैं, भारत उसी दरमियान उसके डेटा को काटकर एक झूठा आदेश डाल देता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने आदेश दिया, शान बेस सैम यूनिट एक्टिवेट, लेकिन भारत ने सिग्नल कट कर दिया और यूनिट तक यह आदेश पहुंचा, स्टैंड बाय एंड होल्ड पोजीशन। इस गड़बड़ी को समझने में भी पाकिस्तान को कई मिनट लगते और इतने समय में भारत कई कदम आगे बढ़ चुका होता। इस ऑपरेशन के दौरान एक और दिलचस्प घटना हुई। पाकिस्तान ने जैमिंग से बचने के लिए अपने कुछ F-16 को लो F-16 मोड में भेजना चाहा, ताकि वे जमीन के बहुत पास उड़कर भारत की लोकेशन को स्कैन कर सकें। लेकिन जैसे ही ये F-16 जमीन से 150 फीट की ऊंचाई पर आए, भारत के सीमावर्ती रडार, जो स्पेशल लो ऑब्जर्वेशन मोड में थे, ने उन्हें पकड़ लिया। नेत्रा ने तुरंत इन लो फ्लाइंग टारगेट्स की लोकेशन राफेल को भेजी। राफेल ने बिना समय गंवाए अपने IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को एक्टिव किया। यह सिस्टम किसी भी विमान की गर्मी को पकड़ लेता है और राफेल को पता होता है कि कौन सी गर्मी किस इंजन की है। जैसे ही इसने पाकिस्तान के इन 2 F-16 की इंजन गर्मी पकड़ी, राफेल ने तुरंत अपनी हीट सीकर मिसाइल लॉन्च की। इस मिसाइल को कोई रडार नहीं चाहिए होता, इसे सिर्फ इंजन की गर्मी पकड़नी होती है। पाकिस्तान के इन F-16 के पायलटों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। वे इतने नीचे उड़ रहे थे कि उन्हें ऊपर चढ़ने का भी समय नहीं मिला और मिसाइल ने कुछ ही सेकंड में दोनों F-16 को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को इतनी तेजी से हुए नुकसान पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे सोच भी नहीं पाए कि भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान की हर रणनीति को मैच कर डाल रहा है, हर कमजोरी को पहचान रहा है और उसे उसी क्षण खत्म कर दे रहा है। यह सब जवानों की बहादुरी या विमान की क्षमता से ज्यादा उन नेटवर्क सिस्टम का कमाल था जो सबको जोड़ते थे। भारत ने अब अपनी तीसरी तकनीक पर काम शुरू कर दिया, ऑपरेशन स्कैन लॉक। यह ऐसी तकनीक है जिसमें भारत के सैटेलाइट सीमाओं के अंदर मौजूद बड़े सैन्य ठिकानों का 3D मॉडल तैयार करते हैं। यह मॉडल रियल टाइम में अपडेट होता है और जहां कोई भी वाहन या मिसाइल ट्रक चलता है, उसकी गर्मी, आकार, गति, दिशा तुरंत रिकॉर्ड हो जाती है। यह मॉडल तुरंत सुखोई और राफेल को भेजा गया। जैसे ही सुखोई ने यह मॉडल देखा, उसे पता चल गया कि पाकिस्तान के किस एयरबेस पर ब्रह्मोस को दागना होगा। ब्रह्मोस दागने से पहले भारत को सिर्फ 30 सेकंड की क्लियरेंस लेनी होती है और यह क्लियरेंस इस बार तुरंत मिल गई। सुखोई ने भारतीय सीमा के भीतर रहते हुए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने जमीन को छूते हुए सिर्फ 3 मिनट में पाकिस्तान के एक कमांड सेंटर को मिटा दिया। यह कमांड सेंटर वही था जो सीमा पर तैयार बैठे F-16 को आदेश भेज रहा था। उसके नष्ट होते ही पाकिस्तान पूरी तरह से दिशाहीन हो गया। अब न उन्हें आदेश मिल रहे थे, न उन्हें यह समझ आ रहा था कि किस ओर से खतरा आ रहा है। भारत ने अब स्कैल्प मिसाइल का उपयोग भी शुरू किया। स्कैल्प मिसाइल जमीन की सतह के बहुत करीब उड़ती है और रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। भारत ने इन मिसाइलों से पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से हमलों का संचालन किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों तेज से उठता धुआं दिखाई देने लगा। एक एक करके उनकी क्षमताएं गिरती गईं और भारत का स्ट्राइक सिस्टम और भी ताकतवर होता गया। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ दुआ ही बची थी, क्योंकि न उसकी हवा सुरक्षित थी, न जमीन, न रडार, न कम्युनिकेशन, न कमांड सेंटर। भारत ने जिस तेजी से ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है। पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोगों की हालत खराब थी। वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत की तकनीकी क्षमता देखकर हैरान था। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यह कह रहे थे कि भारत ने 300 सेकंड में पाकिस्तान के 30 साल पुराने सैन्य ढांचे को पिघला दिया है। पाकिस्तान को अब समझ आ चुका था कि भारत को उकसाने का मतलब क्या होता है, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान की हार तो शुरू हो चुकी थी और भारत की पकड़ जीत की ओर और कसती जा रही थी। दिल्ली पर हुए हमले के बाद पूरे देश में जो बेचैनी फैल चुकी थी, उसका असर अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों, खुफिया एजेंसियों और सेना के नियंत्रण केंद्रों तक गहराई से महसूस होने लगा था। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान की हार तो शुरू हो चुकी थी और भारत की पकड़ जीत की ओर और कसती जा रही थी।
दिल्ली पर हुए हमले के बाद पूरे देश में जो बेचैनी फैल चुकी थी, उसका असर अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों, खुफिया एजेंसियों और सेना के नियंत्रण केंद्रों तक गहराई से महसूस होने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रारंभिक बैठकें हुई थीं, उनमें सिर्फ बाहरी दुश्मन को जवाब देना ही मकसद नहीं था, बल्कि यह समझना भी जरूरी था कि आखिर दिल्ली पर ऐसा हमला किसने किया और क्यों किया। इसी बीच देश की राजधानी में सुरक्षा के नए स्तर लागू कर दिए गए थे।